नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। आज हमारी चर्चा एक विशेष शख्स से होने वाली है, एक विशेष प्रतिभा से होने वाली है, एक विशेष ग्रामीण अंचल की उस युवा शक्ति से होने वाली है जिसके कारण हमारे सरदार शहर का तो हर एक ग्रामीण युवा प्रेरित है ही है। उसी के साथ राजस्थान आरपीसी आयोग से संबंधित जो भी, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट हो या प्रोफेसर से संबंधित भर्ती हो, तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी ये वीडियोज अहम रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था और कुछ साथियों ने आग्रह किया था कि सर आप अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने सखा का वो छोटा सा वीडियोज हमें जरूर दीजिएगा जिससे कि हम भी जान सके किस प्रकार से सफलता प्राप्त करते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर मैं सबसे पहले तो संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा की सभी ऑडियंस से निवेदन करता हूं कि आप सुभाष जी दहिया सर का अपने कमेंट के माध्यम से स्वागत जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वही शख्स है जिनका देखिएगा सेकंड ग्रेड के अंदर भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अंदर टॉप रैंक से चयन हुआ और अभी भी टॉप रैंक 10 टॉपर, जिसकी मुलाकात सबसे बड़ी खासियत इनकी क्या रहने वाली है देखिएगा, वो हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानने वाले हैं। सुभाष जी दहिया सर, आपका स्वागत है चैनल पर। आप ऑडियंस के लिए अपना शॉर्ट थोड़ा सा पहले परिचय जरूर दीजिएगा। जी नमस्कार, आभार लाल जी सर। मैं सुभाष दहिया, वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय से, और मैं सरदार शहर के पिचकराई ताल गांव का रहने वाला हूं। और अभी मेरा सहायकाचार्य भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय से 6वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। ये सरकारी सेवा में मेरा चौथा चयन है। इससे पहले 2016 भर्ती में ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयन हुआ, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2018 में चयन हुआ, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा भर्ती 2016 में चयन हुआ और उसको मैंने ज्वाइन किया, और ये दूसरे प्रयास में मैंने सहायकाचार्य पद पे सफलता प्राप्त की। ये जो सफलता है वो आपके ऊपर बहुत अधिक मेहरबान नजर आ रही है सुभाष जी। इस मेहरबानी के पीछे क्या रीजन है? रीजन देखो, ईश्वर का साथ होना तो बहुत जरूरी है। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, विचार ही नहीं आता मैं क्या बनना है। तो सबसे पहले तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने मेरे दिमाग में विचार लाया कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात होती है अपने परिवारजनों का सपोर्ट। वो अपना मानसिक स्वास्थ्य सही रखते हैं, हमें मान लो कोई काम के लिए बाधित नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको दें हम। अच्छा। छोटा मोटा काम वो खुद भी कर लेते हैं, कष्ट उठाए कर लेते हैं, उनका सपोर्ट रहता है। और दूसरा होता है अपनी महत्वाकांक्षा। मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति को जो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है व्यक्ति, उस तक पहुंचाने के लिए महत्वाकांक्षा नाम की जो शक्ति है उसको मैं 1 नंबर पे रखता हूँ। महत्वाकांक्षा जितनी प्रबल होगी आदमी उतना तेज भागे। तो ये जो आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर इससे भी उच्च पोस्ट पर जाने का जो उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित हुआ था, वो लगभग आपके किस अवस्था में या कौन सी क्लास में आपने ये उद्देश्य तय कर लिया था? देखो, हर विद्यार्थी की 12वीं तक की पढ़ाई होती है, वो स्कूली शिक्षा मानी जाती है। उस समय वो ध्यान है वो अपनी सिलेबस पे, उस पे कक्षा में कौन सा स्थान लाना उस पे होता है। उसके बाद लगभग 16-17 साल उम्र हो जाती है, 18 साल में भर्ती परीक्षा देना शुरू कर देते हैं विद्यार्थी। तो वहीं से रास्ता तय होता है और वहाँ हमें चुनना होता है मैं करना क्या है। तो मैं जिस पृष्ठभूमि से था तो वहाँ पर मुझे प्रेरणा अपने आप ही विरासत के रूप में अध्यापक बनने की मिली। अच्छा, वो कैसे? मैं जहाँ रहता था, ननियाल में रहता था, मेरे 3 मामा थे, टीचर थे, और भी वहाँ जो जानकार थे, दोस्त थे रिलेशन में, जैसे आप हैं और भी थे। तो सब वो टीचर ही थे, तो रास्ता अपने आप ही वन वे ही था कि टीचर ही होती है नौकरी। तो वहाँ पहले तो वही बनना है और उसके बाद उसको एक सीढ़ी के रूप में काम लेना है। तो फिर टीचरों को तो आप टीचरों पर ही छोड़ करके आप तो आगे निकल गए। हाँ, ये ख्याल कैसे आया? ये है कि देखो, एक सामान्य परिवार पृष्ठभूमि से हैं और लंबी दौड़ में लंबा दौड़ना पड़ता है, मैराथन होती है। तो पहले ये सोचा कि लक्ष्य तो प्रोफेसर बनने का है। जैसे
कॉलेज में गया, मैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय में, वहाँ पर उनको देखा, प्रोफेसर्स को, उनकी समाज में स्थिति देखी, उनका व्यक्तित्व देखा, ज्ञान का स्तर देखा, तब सोचा कि यार बने तब तो ये बने, लेकिन इसके लिए तो मैराथन दौड़ है और इसको घर वाले कब तक दौड़ा सकते हैं, इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, इतना समय नहीं होता है, तो पहले सोचेंगे पहले ये कर लेते हैं। तो स्नातक के बाद बीएड की और बीएड के बाद ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आ गई और पहले प्रयास में मेरा चयन हो गया। तो वो चयन होने के बाद फिर मैंने ये सपना देखा। तो उस वक्त आपकी कौन सी रैंक रही थी? उसमें मेरी 42वीं रैंक थी, राजस्थान में। पोस्टें 1800 समथिंग पोस्ट थी उसमें। अच्छा, आपने बताया 4 वैकेंसीज में चयन हुआ था आपका, ये चौथा चयन है। तो उस वक्त क्या आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर कैसे तैयारी कैसे की थी उस टाइम 42वीं रैंक वक्त? कोचिंग वगैरह को मैंने हमेशा से अवॉइड किया है। यानी आपने कहीं पर भी कोई कोचिंग आज तक? प्राइवेट संस्था में अध्ययन किया मैंने, कोचिंग में गया हूँ मैं कहीं, हाँ 1-2 जगह मैंने पैसे जरूर दे दिए। अच्छा। 1-2 दिन गया, लेकिन वहाँ से मेरा मन टूट गया, फिर मन रमा नहीं मेरा कोचिंग। मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने आज तक कहीं पर भी कोई कोचिंग नहीं ली? नहीं की। आपने कभी भी ऐसा नहीं कि लोग कहते बड़ी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाली प्रतिभाएं आगे जाकर के बड़े पदों पर पहुंचती है, ऐसा भी नहीं, आपने सरकारी विद्यालयों के अंदर अध्ययन सरकारी विद्यालय के अंदर किया है आज तक है। और अब इसमें देखो कुछ लोग, आज आर्थिक युग है, सब अपनी अपनी कैसे कैसे जीविका चलाते हैं। ये नहीं कहता कि कोचिंग निराधार है, वो भी उनका भी कुछ योगदान होता है, लेकिन जैसे कहते हैं नहीं कि भी ये हमसे पढ़ के ये बन गया, हमसे पढ़ के वो पढ़ गया। जो भी बनता है खुद पढ़ के ही बनता है, खुद पढ़ के। वो उसके मार्गदर्शक जरूर होते हैं, ये मार्गदर्शन लेना पड़ता है। जैसे मैंने भी अब हिंदी की पुस्तकें तो पूछी किसी से, तो उनको मैं कहूँ भी वो मेरे अच्छे मार्गदर्शक हैं, लेकिन ये कह दे कि मेरा ही कोर्स ले लो आपका चयन हो जाएगा, ऐसी बातें बहुत निराधार होती। अब अपने देख लो, आप स्कूल में पढ़ाते हो, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो एक 10वीं का जो बच्चा है और वो 90% लाता है, तो उस बच्चे का स्तर हमसे भी जाता है। तो हम कैसे कहते हैं कि हमने बनाया उसको? हाँ, मार्गदर्शक जरूर थे हम, लेकिन बना वो खुद है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया, कई बार बोर्ड पर लिखते हैं तो कोई मात्रात्मक गलती लिखी जाती है और उसी टाइम बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि सर। हाँ, तो मूलत ये है कि भी कोचिंग को मैंने अवॉइड किया, हाँ। और मैं खुद के दम पर लड़ा हूँ। यानी मेरी याद आती है कई बार कि मैं एकलव्य हूँ। वैसे आपने अध्ययन अधिकतर ननियाल में किया, हाँ। किंतु आप अपने गांव, आपके गांव में आपसे पहले आपके परिवार में कोई जैसे कॉलेज प्रोफेसर या एज ए सेकेंड ग्रेड वैकेंसी में पहले से थे? नहीं, मैं परिवार के पशु में नहीं है, सब किसानी का काम करते हैं, खेत का। हाँ, अच्छा। एक परिवार में फौज में जरूर है मेरा भाई एक, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं था हमारे यहाँ। मतलब पहले इसे टीचिंग लाइन में किसी भी प्रकार का कोई माहौल था? कोई माहौल नहीं था, माहौल। और गांव में तो शायद आप कॉलेज प्रोफेसर के रूप में शायद सेकेंड होंगे? हाँ, सेकेंड डॉक्टर कन्हैयालाल जी सिंवर, हाँ, जो कि 1964 के बीकानेर संभाग के एकमात्र PhD धारी थे। अच्छा, वो तो बहुत लंबो गैप हो गया, बहुत लंबा गैप हो गया उनको, सेवानिवृत्ति को लगभग 20 साल हो गए होंगे। जैसे अपने सरदार शहर में यहाँ पर भी फिलहाल 4 या 5 के आसपास हिंदी कॉलेज प्रोफेसर से सिलेक्शन चयन सुना जा रहा है, लगभग 4 मेरी जानकारी में आप लोग हो ही हो। और इस भर्ती के अंदर अगर देखें, आंकलन करें तो हमारा सरदार शहर आगे निकलता नजर आ रहा है राजस्थान में। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सरदार शहर देखो, इसका एक तो ये कारण है कि बीकानेर के टच एरिया सरदार शहर। हिंदी का जो मुख्य बेल्ट है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर बेल्ट है। अच्छा। और इसका कारण है कि एक तो परंपरागत जाति चारण है यहाँ, तो उनके संपर्क में आने से, और दूसरा ये है कि हर क्षेत्र की अपनी अलग दौड़ होती है। वैसे हम देखें शेखावाटी बेल्ट में पहले आर्मी में जाने की दौड़ थी, अब वहाँ पर मेडिकल की चल रही है। वैसे हमारे यहाँ भी अब अध्यापकों की चल रही है, और अध्यापक में आने के बाद अब क्या है कि भर्तियाँ भी आनी शुरू हो गई, और पहले से 1-2 सिलेक्शन होने से उनको अच्छे मार्गदर्शक भी मिल गए। यहाँ क्षेत्र में मार्गदर्शक मिल गए, इस वजह से प्रतिभाएं आगे आने लगी। तो आपने जैसे सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद में खुशी तो खूब सारी होती है, आपने उस खुशी को पचाया कैसे? अभी तक आप किसी के भी सामने नहीं आए हो, मैंने बार बार आग्रह किया है
कि भैया एक बार आकर के कुछ बच्चों को मोटिवेट कर दो, आप आगे आए हो? काफी आगे के बाद देखो, सफलता के बाद मैंने सबसे ज़्यादा समय बिताया वो दोस्तों के साथ बिताया। अच्छा। सफलता के ठीक अगले दिन मैं आपके पास आया था। और लगभग मित्र मंडली मेरी काफ़ी व्यापक है, तो लगभग 10 दिन अलग अलग ग्रुप में मित्रों के साथ खुशियाँ मचाता। और मैं मेरे ननियाल गया उसके बाद, ठीक, क्योंकि वहाँ पर मेरी पृष्ठभूमि बड़ी थी। तो इस रिजल्ट से पहले भी क्या आप अपनी ये 6ठी रैंक मान रहे थे? नहीं, मेरा आइडिया था कि मेरी रैंक वो 5 से 15 के बीच आएगी। अच्छा। मोटा मोटा अनुमान हो गया था, तो वैसे कोई अप्रत्याशित नहीं था, चयन तो निश्चित ही था आपकी बार, और जैसा सोच रखा वैसा हो गया। तो आप उस दिन सीकर के अंदर श्याम सुंदर जानी साहब से मुलाकात आपने की थी? हमने। और उस दिन मैंने आपके लिए भावी प्रोफेसर, हाँ, शब्द का प्रयोग किया था। तो उस दिन आपने स्पष्ट क्यों नहीं किया कि भावी प्रोफेसर है वो अच्छी बुरी सफलता के साथ आने वाला, बेझिझक आप कह सकते हो? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ घोषणाएं औपचारिक होने पे ठीक रहती। भी कोई भी जीत या कोई भी हार अंतिम नहीं होती, पहले कुछ भी हो सकता है। जैसे मारवाड़ी में कहते हैं के न के खाजी, तो औपचारिक घोषणा होने तक शांत रहना चाहिए। तो श्याम सुंदर जी से आपकी मुलाकात पहले भी हुई थी या? नहीं, श्याम सुंदर जी को तो सोशल मीडिया पे देखते हैं, भाई पहली रतनगढ़ में शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई श्याम सुंदर जी से। तो वो तो हमारे भारत की एक विशेष अहम प्रतिभा के मालिक बन गए हैं, पहचान हो चुकी है विश्व स्तर पर। बिल्कुल। क्या आपका भी उद्देश्य उसी प्रकार का है? आप श्याम सुंदर जी से आपकी मुलाकात हुई, आप श्याम सुंदर जी के कौन से व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हो? उनका सादगी भरा व्यक्तित्व है और जमीनी स्तर पे स्वयं काम करना। जैसे पेड़ लगाने की मुहिम देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग फोटो हम खिंचवाते हैं, सभी खिंचवाते हैं, लेकिन उनकी मुहिम है कि वो तो खुद फावड़ा लेके लगते हैं और फिर पीछे उनकी चलता है। तो आप उनकी ये पेड़ लगाने वाली या पर्यावरण के प्रति चेतनात्मक जो रुचि है, आज के भौतिक युग में सब दौड़ रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, और उस युग में वो इतनी चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी सोच बहुत दूरदर्शी है। अच्छा। इसलिए वो सोच रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा इस जीवन शैली का। वो वास्तव में चिंतित है, एक मानव मात्र के लिए चिंतित है वो, तो वो चीज़ उनकी अच्छी लगी मुझे। हाँ, वो मानव मात्र की चिंतित है। और मेरा सवाल यहाँ पर उन्हीं के माध्यम से, जो वर्तमान में बेरोजगार अभ्यर्थी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे आपने कह दिया वो पर्यावरण के प्रति सचेत है, और मैं चाहता हूँ कि वर्तमान में जो इन 2-4 सालों में वैकेंसीज होनी है, उनके प्रति आपके वो शब्द, जिस प्रकार वो चिंतित है, ऐसे शब्द सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बताइए आप। देखो, जैसे श्याम सुंदर जी ने मिशन चलाया तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मेरा भी एक मिशन होगा कि अभ्यर्थियों को इस कोचिंग जंजाल के चंगुल से छुड़ाना। अच्छा। स्वाध्याय की ओर लौटो मेरा आंदोलन होगा। स्वाध्याय की ओर लौटो, ये आपका ऑडियंस इंतजार कर रही है कि हमें सुभाष जी है वो सफलता का मूल मंत्र दे। जिस प्रकार कोचिंग क्लासेज कहती है हमारे पास आओ सफलता हम आपकी मुट्ठी में बंद करके देंगे, तो ऐसा ही ऑडियंस के लिए आप एक तो सफलता के लिए कॉलेज प्रोफेसर के लिए बुक सूची, दूसरी किस रणनीति से आपको तैयारी करनी चाहिए, तीसरी कोचिंग क्लासेज या स्वाध्याय, इन पर थोड़ा सा आप अपना व्यू दीजिएगा। देखो, मेरा तो जो स्वाध्याय भी है, लेकिन सब विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, तो अगर उनको कोई उलझन हो रही है तो किसी मार्गदर्शक की सहायता ले लीजिए, पुस्तक पूछ लीजिए, पुस्तकों में भी कोई बिंदु में समस्या है तो उसको थोड़ा सरल भाषा में पूछ लीजिए कि भी ये कैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन कीजिए। पिछले प्रश्न पत्र, हाँ, उनको गौर कीजिए कि किस तरह के प्रश्न उठाए गए हैं, अच्छा, और कहां से उठाए गए हैं, तो उसी तरीके के प्रश्न आप भी कैच करने की कोशिश करें, उसमें आसानी होगी आपको। और दूसरी बात होती है कि पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये निर्धारण करना है कि आपको छोड़ना क्या है। अच्छा, पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, छोड़ने वाला कैसे निर्धारित करिए? छोड़ने वाला निर्धारित की पाठ्यक्रम को पहले तो पूरा पढ़ो। अच्छा, सिलेबस को पढ़ो पहले पूरा। सिलेबस को पूरा पढ़े तो उसमें देखो कौन कौन से बिंदु लगे हैं। उदाहरण के तौर पे बताऊं, हमने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी की। अब बहुत सारे विद्यार्थी हम देखता हूँ राजस्थान जीके लग गया,
वो पूरा रास्ता हम जीत के पढ़ते हैं। अब हमारे खनिज टॉपिक नहीं था, ऊर्जा टॉपिक नहीं थी, मैंने तो उसके हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा तो आए गए नहीं। तो इस तरह बहुत सारी चीज छोड़ने की होती है। अब इसी में सहायता करे भर्ती परीक्षा में हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास करता है, उसमें हजारों को भी आप दौड़ते जाओ, आपका पूरा नहीं होगा, जिंदगी में दौड़ते जाओ आप। लेकिन हमारे सिलेबस में भी विशेष नाम दिया हुआ है, जैसे भी आदिकाल में आपको सरप्पा पढ़ना है और अमीर खुसरो पढ़ना है, विद्यापति पढ़ना है और पृथ्वीराज रासो पढ़ना है, विश्वदेव रासो पढ़ना है। तो मैं तो 5 पढ़ता हूँ, पढ़ने को पूरा पढ़ लूँ। मतलब सिलेबस जितना निर्धारित है उस सिलेबस से हटकर कुछ पढ़ना ही नहीं निर्धारित सिलेबस। देखो ये एक आदर्श बात हो जाती है कि मैं पढ़ना चाहिए, लेकिन आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें ज्ञान और चयन दो ऐसे ऋणात्मक रिश्ते, दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। अच्छा, चयन कराना है तो सिलेक्टेड पढ़िए, ज्ञान को आत्मनिर्भर कीजिए। अच्छा, सिलेक्टेड पढ़िए, चयन करवाना है तो नोट्सों के माध्यम से पढ़ो, आप अपने नोट्स बनाओ या दूसरे के नोट्स सफल इंसान के लो। नहीं, इसमें मैं ये कहता हूँ कि किसी दूसरे के नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे दिमाग का हमें पता है कि मैं क्या छांटना है। तो मेरा चयन हुआ है, मैंने छांट लिया, कोई ये मान के कि ये अच्छे रहेगा, इनके नोट्स पढ़ लूं तो उसके नुकसान हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या छांटना है, उसके दिमाग को उसे पता है उसे क्या छांटना है। मतलब आपके नोट्स अधिक उपयोगी नहीं हो सकते, नोट्स स्वयं के, और ये एक सिलेक्शन की शर्त है। जब तक आप स्वयं के प्रत्येक इकाईवार नोट्स नहीं बनाओगे तब तक सफलता आपसे दूर रहेगी। तो अब अभी जैसे प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी विषय से संबंधित, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा विशेष रूप से? मैं ये कहता हूँ कि इस पद पर चयन के लिए तैयारी से ज्यादा पूर्व तैयारी की ज्यादा आवश्यकता है। पूर्व तैयारी मतलब? पूर्व तैयारी मतलब आप जो सिलेबस में दे रखा है उस प्रकाशन की एक पुस्तक लाइए। अच्छा, पुस्तकें नहीं, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी या फिर अपने जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चल रही है, अलग अलग उन्होंने क्या है कि जैसे हमारी 10 इकाई लगती है तो 2 इकाई में हमारी लगती है रचनाएं, कहानियां, कविताएं। तो उन्होंने रचना दे रखी है कि ये आप वाणी वितान प्रकाशन की लाओगे, ये आप अलग अलग जो भी प्रकाशन है उनका नाम याद नहीं रहता है किसी की, उनकी लाइए आप और वो पढ़िए। तो मैं उस प्रकाशन की बुक लानी है एक तो, और दूसरी एक पेपर लगता है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसमें हिंदी के आलोचक है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। इन तीनों की मूल पुस्तकें अनिवार्य रूप से पढ़ के और विद्यार्थी को नोट्स बनाना चाहिए सेकंड पेपर के लिए। और पहले पेपर में हमारी लगती है, पहली इकाई में लगती है व्याकरण और भाषा। तो व्याकरण के लिए अब तो बुक को बंद होगी लेकिन फिर भी मिल जाती है पुरानी एनसीईआरटी की व्याकरण की बुक। उस किताब को आधार बनाइए और उदाहरण के लिए आप कोई दूसरी पुस्तक पढ़ लीजिए, कोई विराग प्रकाश पढ़ लीजिए, KR मैया से पढ़ लीजिए। लेकिन नियमों में वो पुस्तक जो पुरानी एनसीईआरटी वाली है उसको आधार करें। और भाषा है तो भाषा में सबसे अच्छी बुक आती है डॉक्टर हरदेव बारी की, हिंदी भाषा नाम से, वो पढ़िए आपकी एक इकाई के लिए। फिर एक इकाई लगती है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसमें देवेंद्र नाथ शर्मा और डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, इन दोनों पुस्तकों को मिला के पढ़िए। ये पुस्तकें पेपर पढ़ने का आधार भी है। इन पुस्तकों पढ़ के ऐसा लगता है कि वास्तव में प्रश्न से उठाए उन्होंने। इसमें 3 इकाई के लिए। फिर चौथी 5वीं इकाई में मैंने बताई थी वो जो रचनाएं लगती है उनको पढ़िए, उन रचनाओं को बार बार पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए। अभी आपसे कोई साथी व्यक्तिगत रूप या व्हाट्सएप ग्रुप है या अन्य किसी माध्यम से कुछ सहयोग लेना चाहे जो हिंदी से प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो क्या आप उसके सहयोग कर पाओगे? बिल्कुल, मेरा हमेशा के लिए कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम भी कर सकता है, और बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन करूंगा मैं एकदम निःशुल्क। मतलब निश्चित एक बात है कि केवल तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो एजुकेशन शिक्षा की लाइन से जुड़े गए, हाँ, जो गंभीर विद्यार्थी, हाँ वही, क्योंकि एक से इसे परेशान करने वाले भी बहुत अधिक हो जाते हैं। नहीं, मैं मुझे कोई मार्गदर्शन करता है ना, हाँ। तो मैं पहले यही पूछता हूँ भाई अगर आप लक्ष्य के प्रति गंभीर हो तो मुझसे मार्गदर्शन लेना, क्योंकि ज्ञान अनमोल होता है। जरूर अनमोल होता है।
क्योंकि ये तो अनमोल तो देख ही रहे, आपने ना कहीं पर कोई कोचिंग की, 4 सफलताएं आपने प्राप्त की, सरकारी विद्यालय में आपने अध्ययन किया, कक्षा 10-12 के अंदर आप औसत विद्यार्थी रहे जो कि 50-60% वाला विद्यार्थी होता है, और फिर आज RPSC के अंदर वरिष्ठ अध्यापक 42वीं रैंकर और असिस्टेंट प्रोफेसर 6 रैंकर हो। इसलिए कुछ न कुछ तो विशेष है आपके अंदर, और हम वही विशेष आपसे निकलवाना चाहते हैं। इस बार हम देख रहे हैं 2nd ग्रेड के अंदर नाम मात्र की पोस्टें हैं, सब जगह एक कहावत चल रही है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के स्कूल व्याख्याता की भर्ती के यही हालात है। आगे में 3rd ग्रेड की भर्ती इस स्तर पर आ रही है, और जो कॉलेज सहायक आचार्य की वैकेंसी फिलहाल आई हुई है, उसकी भी यही स्थिति है। तो कम पदों के अंदर अपना चयन सुनिश्चित करने वाली कौन सी रणनीति हो सकती है? देखो, गंभीर विद्यार्थी को पदों की तरफ कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें पद एक ही चाहिए। हमें मान लो किसी में 2000 पद है, हमें 2000 नहीं चाहिए, हमें एक ही पद चाहिए। हाँ, पद एक। तो उसके प्रति समर्पित हो जाइए, वो आपके जीवन में बस जाना चाहिए। उसका जो सिलेबस है वो आपके जीवन में बस जाना चाहिए, और आप अपनी महत्वाकांक्षा को तीव्र करो कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। जिसमें मेरी बता दूं, मैंने बताया औसत विद्यार्थी, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा की धार बहुत फैली है। जिसको छेड़ लिया उसको पार लगाएंगे। अच्छा, चाहे कुछ भी करना पड़े, दिन रात एक करो, आप 6 महीने 100 मत, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप मित्रों से मत मिलो, सामाजिक कार्यों में भाग मत लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। लेकिन आपका चयन नहीं हुआ तो वो वहां नहीं मिलेगी, वो आपसे खिसकेंगे। तो आप फिलहाल 2016 से वरिष्ठ अध्यापक के रूप में राजस्थान सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो क्या आपने ये जो तैयारी की थी कुछ अवकाश लेकर के की थी, या फिर इसी रनिंग स्थिति के अंदर? मैंने अवकाश नहीं लिया था, मेरी बता दो ना, एकदम मैं तो जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मेरे गांव के पास में 8 किलोमीटर है, मुझे आने में 10-15 मिनट लगते हैं। तो 4 बजे छुट्टी होती थी, और ये मान लो कि मैं 4:20 पर मेरे हाथ में किताब होती थी। अच्छा, महत्वाकांक्षा है वो थकान आने नहीं दे रही। अच्छा, सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, 4 बजे घर, 4:15 बजे घर पहुंचते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के दिमाग की प्रक्रिया होती है, उसमें एक प्राथमिक चीज होती है, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राथमिक चीज हावी होती है, वो सेकेंडरी को गौण कर देती है। तो मेरे अंदर पूरे दिन की थकान है, वो थकने नहीं दे रही, महत्वाकांक्षा भी है। तो 4:20 मेरे हाथ में किताब है, और कभी कभार 8 बजे घर वाले खाने के लिए आवाज देते हैं, तो इसे बुरा सा लगता है क्या? अच्छा, बोलता का से खाना नहीं खाना होता, आपने खड़ा नहीं। और उस विद्यार्थी के पास एक बहुत भगवान की दी दिव्य शक्ति होती है, उस विद्यार्थी की सीटिंग पावर बहुत शानदार होती है। अच्छा, उस विद्यार्थी की सीटिंग पावर अधिक बहुत शानदार होती है। तो मैंने देखा है कि अगर हमारा भूख प्यास पे कंट्रोल है तो 5 घंटे तक करने में, वैसे टाइम नहीं देखता हूँ पढ़ते, लेकिन इस से टाइम देखा, मैंने सोचा बैठे 5 घंटे हो गए। जो 12वीं क्लास में था और भारत में वर्ल्ड कप चल रहा था, जिसमें भारत वर्ल्ड कप जीता, तो वर्ल्ड कप का मैच देखना है रात को, दूसरे दिन इतिहास का पेपर है, पूरी बात नहीं पढ़नी। उस दिन मेरी नॉन स्टॉप 5 घंटे बैठ के मैंने वो बात रिविजन किया। ये हालांकि उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, वो कम समय पढ़ते हैं, उनकी स्मृति ज्यादा रहती है, लेकिन भगवान सबको एक कमजोर पक्ष देके एक मजबूत पक्ष देते। आप तो अपने आप को उच्च बुद्धि वाले नहीं मानते, किंतु हम लोग तो आपको उच्च बुद्धि वाले मानते हैं, क्योंकि आपने कहीं पर भी कोई विशेष रूप से तैयारी नहीं की, कोचिंग क्लासेजों में आप नहीं गए, गाइड वगैरह आप नहीं पढ़ी, सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी हो, तो एक ऐसा कोई जादुई छुई मुई मंत्र दे दीजिएगा जो भी साथी हकीकत में आपकी वीडियोस को या आपकी इंटरव्यू को वो भी आप नहीं देना चाह रहे थे, कुछ साथी के आग्रह के कारण आप आए हो सामने, तो ऐसा मंत्र दे दीजिएगा ताकि सफलता प्राप्त करने के बाद उन बच्चों से, उन विद्यार्थी के मुंह से एक नाम जरूर निकले कि सुभाष दहिया सर ने एक बात कही थी, उसी बात के कारण मुझे सफलता प्राप्त हुई है। इसमें देखो छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत गौर करने वाली बातें है कि एक एकाग्रता रखिए। आप 8-10 घंटे दो, ये जरूरी नहीं है आप 4 घंटे दे रहे हो, लेकिन उन 4 घंटे में आपकी एकाग्रता होनी चाहिए, ऐसे अर्जुन वाली एकाग्रता होनी चाहिए, उसमें कुछ भी हो जाए।
एकाग्रतापन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, रोज की रणनीति बनाए। जैसे मेरी रणनीति होती थी इकाई बार, आज इस इकाई की मैं ये 5 पॉइंट पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नींद न लेनी पड़े, चाहे बाहर नहीं जाना पड़े, चाहे फोन पे बात नहीं करनी पड़े, लेकिन ये पूरा करो। लंबा टारगेट में क्या विचलन आता है, जैसे अभी मान लो दिसंबर में परीक्षा है, दिसंबर तक सिलेबस कर लेंगे। रोज का टारगेट रखो। अच्छा, प्रतिदिन टारगेट निर्धारित करके आज ये टारगेट पूरा करेंगे, तो वो टारगेट आपको फिर उसकी ओर दौड़ाएगा और आप दौड़ोगे, और उसको आप पूरा जब तक जियोगे नहीं ना, तब तक सिलेक्शन में नहीं आओगे। कम पदों में तो कम सीट नहीं, उसको जीना पड़ेगा तब। और दूसरा मैंने बता दी कि रणनीति। रणनीति में आप ये करिए कि मुझे इतनी बार तो दौरान करना है, इतना मुझे अभ्यास करना है। इसमें ये कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है उसमें अभ्यास बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। जैसे आपने सुना होगा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं ओहो मैंने तो ये गलत टिक लग गया, गलत गोला हो गया, हाँ को नहीं पढ़ लिया, ना को हाँ पढ़ लिया, ये क्या है? ये अभ्यास की कमी है। नहीं, इस पर तो मैं छोटा सा मेरा भी बताता हूँ। भगवत गीता का दूसरा जो अध्याय लगता था, 72 जो श्लोक लगते थे, 72 के 72 श्लोक अपने यहाँ पर कंठस्थ थे। फिर भी भगवत गीता का एक सवाल मैंने गलत किया था। हाँ? सब कुछ प्रतिदिन वो सवाल बोलता था और एग्जाम में गलत करके आया था। देखो ये ना, जैसे आप 150 प्रश्नों का पेपर दे रहे हैं, हाँ। तो 2 से 3 सवाल होना, ये तो परीक्षा का हिस्सा। ये तो होता है। मेरे भी मैं मानता हूँ कि मेरे तीनों पेपरों में लगे 10 सवाल ऐसे हुए, लेकिन ये परीक्षा का हिस्सा है, ये तैयारी कमजोर का नहीं है। लेकिन जब आपकी तैयारी कमजोर होती है तब ये 10 सवाल आप और पीछे लगे और आपको चैन से बाहर कर देते हैं। ये तो परीक्षा का हिस्सा है। लेकिन जैसे कई बार कहते हैं कि मेरा पूरा पेपर ही मेरा गड़बड़ हो गया पढ़ने की वजह से, वो है अभ्यास की कमी। अभ्यास कीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आजकल बाजार में खूब वस्तुनिष्ठ किताबें आ रखी है, अभ्यास कीजिए। तो कुछ सवाल है, हमारे यहाँ पर किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, भेदभाव नहीं। कोचिंग क्लासें अपनी जगह पर है, टेस्ट सीरीज अपनी जगह पर है, प्राइवेट बुक्स अपनी जगह पर है, किंतु आपको सही सलाह देनी है कि क्या एक विद्यार्थी को कोचिंग करनी चाहिए, क्या एक विद्यार्थी को बाह्य जो गाइडें हैं या टेस्ट सीरीज है या ऐप के माध्यम से या कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या सोशल नेटवर्क के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, या फिर कोई अलग रणनीति अपनानी चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अभ्यर्थी को अपने सिलेबस पे कब्जा करना चाहिए। उसकी जितनी इकाई लगती है उसमें उसको ये लगना चाहिए कि मैंने इसमें से सब कुछ पढ़ लिया है। फिर उसको अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करने के बाद उसमें उसका क्या स्कोर रह रहा है, कहाँ कमियां रह रही है, उन कमियों को ढूंढते हुए उसको सिलेबस को दोबारा पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ते 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 कमियों को एकदम गौण कर देना है, यानी अपने स्तर पे 100% करना है। अच्छा, अपने स्तर पर। और सोशल नेटवर्क पर जैसे तैयारी के ये बम्बर जो चलते हैं उनका क्या करें? नहीं, हमारे हिंदी में शब्द लगता है माया। हाँ, ये सब माया है। जब माया पर याद आया, आपने एक वो बाण वाला वाक्य उस दिन आपका बड़ा चला था, वो एक बार बताओ। कोर्स था वो था कि वो मैं मेरी महत्वाकांक्षा प्रकट कर रहा था, इतना धैर्य मुझमें नहीं है कि मछली के निशान लगाऊं, मुझे धनुष तोड़ना है। कुछ बातें होती है ऐसे, जैसे भी मैं वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में लगा, उसके बाद कुछ लोग प्रथम श्रेणी में चयनित हुए, तो हर कोई सफलता बचा नहीं पाता है। कुछ व्यंग्य टाइप कर देते हैं कि टेस्ट के लगने में जोर आता है। तो मेरा कुछ इशारा हुआ था कि मुझमें इतना देरी नहीं कि मैं पहले प्रथम श्रेणी लगूं, फिर कोई प्रिंसिपल बनूं, प्रमोशन से। आपने तो स्कूल में अच्छा था कि तो तैयारी नहीं की थी? नहीं, मैंने तैयारी नहीं की थी। आपने तो वरिष्ठ अध्यापक के बाद सीधा ही कॉलेज? मैंने सोचा अध्यापक तो है तो यही रहेंगे और अपना सपना पूरा करना है तो वहां जाएंगे, क्योंकि स्कूल व्याख्याता बनने से ज्यादा संतुष्टि होती नहीं। अब आगे क्या रणनीति आपकी इससे आगे देखो, इसमें अब एक नया स्टैंड मिलेगा, उस स्टैंड पे जाके सोचेंगे। जैसे हमारे चाल बंधु ने कहा है, अब हम IAS की तरफ ध्यान रुझान करेंगे। नहीं, मेरा ऐसा कोई अभी नहीं है। IAS में RAS में इतनी रुचि नहीं है। RAS तो आप ऑलरेडी RAS से तो टॉप लग ही चुके हो। तो अभी तो नहीं है। बाकी वही बात है, मैंने कहा ईश्वर विचार लाता है, ईश्वर करवाता है। इस पद पे जाएंगे आगे,
वहां पर क्या मौके खुलते हैं, कहाँ जाने के, वो आगे निर्भर करेगा। मैं पूरे घोषणा नहीं करता हूँ, मुझे आपको बताया। चलो, आपने जो ये समय दिया है, और वैसे तो हमने आपसे ये समय छीना भी है, दिया नहीं है। नहीं, इसके बाद समय मेरे पास खूब है। मैं ये कि शोर नहीं करता हूँ, ये एक अलग बात है। अच्छा। लेकिन आप हमारे मित्रों, और हमें मौका मिला कि भी मेरे को विचार सुन के भी एक आदमी मिला लाभान्वित होता है, तो ये मेरा और आपका दोनों का सौभाग्य। हाँ, तो अब आगामी टाइम में जो तैयारी करने वाले साथी है, वो पदवर्ती की तरफ बहुत ज्यादा ऐसे ध्यान दे रहे हैं कि पदवर्ती हो, पदवर्ती हो। ये सब देखो खुद को बहलाने के बहाने हैं, पद नहीं है। आप गंभीर हो तो एक पद भी आपका चयन करो। कुछ तो मोटिवेट पदों की संख्या करती होगी। हाँ, कुछ करती है, लेकिन आप गंभीर हो जाते हो तो वो बातें फिर कौन हो जाएगी। आपका जैसे सिलेबस पे कब्जा होगा, बार बार रिवीजन करोगे, फिर आप खुद को लगेगा कि यार पदों की जरूरत क्या, मुझे 10 पद ही बहुत है, ये भाव आने लग जाएगा। ये पहले के हैं, विद्यार्थी माना ये स्वाभाविक है। तो तैयारी शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यार कम है, पता नहीं क्या क्या, मतलब कौन कर रहा है। जैसे मैंने पिछली बार इसकी तैयारी की थी, इसमें असफल हो गया था। तैयारी करने से पहले मैंने सोचा यार प्रोफेसर लोग तो पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहे होंगे, मैं तब शुरू कर रहा हूँ, कब उनके बीच में आऊंगा। यानी मैं खुद को दौड़ में अंतिम पायदान पे खड़ा महसूस कर रहा था, लेकिन दौड़ा, उनके साथ दौड़ा, फिर बराबर आया, उनसे आगे निकला, तब पता चला कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि छोटे स्तर की नौकरी लगना काफी बेहद कठिन है, जबकि उच्च स्तर की नौकरी लगना थोड़ा सरल है। इसके पीछे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना उच्च है उतना ही कठिन है। अच्छा, निश्चित तौर से ये बरमाने वाली बातें हैं, बाकी जो जितना उच्च है वो उतना ही कठिन है। अगर कठिन नहीं होता तो उसको कोई उच्च नहीं मिलता। बहुत बहुत आभार। और आप लोगों से आग्रह है कि सुभाष दहिया सर से जो भी आपको सहयोग चाहिएगा, आप बिंदास होकर के कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि ये बार बार आपके सामने इस प्रकार नहीं प्रकट होंगे, अपनी विशेष रणनीति के तहत ही आपके सामने आएंगे। जैसा इन्होंने कहा है स्वाध्याय, उस पर ध्यान दीजिएगा, और आभार स्वरूप जरूर एक बार सुभाष दहिया सर के लिए नमस्कार रूपी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद सुभाष।